पटना कलम कला की जब आप बात करते हो तो ये जुड़ता है मुगल काल। सबसे पहली बात तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो आप पढ़ने जा रहे हो, पटना कलम पढ़ने जा रहे हो, पटना कलम का यहाँ पे डिस्कशन आप देख रहे हो, तो ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है या मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें, ये जो टॉपिक है ये आपकी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। अब इसमें सबसे पहले क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, किस तरह से ये पूरे आप कह सकते हो कि पूरे बिहार में इसका फैलाव आपको देखने को मिलता है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं पटना कलम की यदि हम बात करें, पटना कलम कला की यदि हम बात करें, तो ये जो चित्रकारी है इसको बोला जाता है या कहा जाता है कि ये जो चित्रकारी है ये आपको देखने को मिलती है आंचलिकता से प्रभावित देखने को मिलता है। और इसका विकास जब आप बात करते हैं तो इसका विकास 18वीं सदी, याद रखिएगा, इसका विकास 18वीं सदी से आपका 18वीं शताब्दी से आपका संबंधित है। और 18वीं सदी में आप जानते हैं कि धीरे धीरे मुगल सत्ता का पतन होने लगा था। और जब 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल सत्ता का पतन होने लगा था तो यहाँ पे एक शासक बना था, मुगल शासक, जिसका नाम था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। औरंगजेब के पूर्व जो भी शासक रहे हैं उन्होंने कला को प्रश्रय दिया है, कलाकारों को प्रश्रय दिया है, कला को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन मुगल सत्ता के पतन के समय एक ऐसा शासक एक ऐसा शासक आप कह सकते हो मुगल वंश में आया जिसने इस प्रकार के जो अभी तक कलाकारों को प्रश्रय दिया जा रहा था, जिस प्रकार से इन कलाकारों को इस क्षेत्र में और बेहतर करने के लिए लगातार राजकीय प्रश्रय मिल रहा था, वो इन्होंने सीधा सीधा क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और किस शासक की बात हम कर रहे हैं यदि हम बताएं तो आपको पता होगा, ये शासक थे औरंगजेब। तो औरंगजेब जब सत्तारूढ़ हुए, मुगल शासन आपकी बागडोर आप कह सकते हो जब औरंगजेब ने संभाली, तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे धीरे धीरे जो कलाकार थे उनका पलायन धीरे धीरे प्रारंभ हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता था कि यहाँ पे कलाकारों का जो राजकीय प्रश्रय था, जो शाही दरबार में उनको आदर सम्मान मिलता था, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब इससे क्या हुआ कि मुगल कला की एक अन्य शैली, जिसको आप कह सकते हो जब क्षेत्र में इनका पलायन होने लगा, तो इससे उत्तर मुगल काल में चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियों का जो है विकास होना शुरू हो गया। क्योंकि यहाँ से जो कलाकार थे वो भारत के विभिन्न भागों में जाकर बसने लगे, विभिन्न भागों में जाकर अपनी कलाओं को आप कह सकते हो कि उसका प्रयोग करने लगे। तो इस प्रकार से उत्तर मुगल काल में देखने को मिलता है कि चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियों का जो है विकास बड़े पैमाने पर आपको भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसी क्रम में आपको देखने को मिलता है कि पटना कलम चित्रकला भी जो है एक है, इसी क्रम में ही पटना शैली का विकास हुआ है। अब जो पटना शैली है, पटना कला या पटना कलम कला या पटना शैली की जब आप बात करते हो तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस शैली का मिला जुला रूप है। तो क्योंकि ये मुगल दरबार से कहीं ना कहीं प्रेरित थी, मुगल दरबार से जुड़े हुए ये लोग मुगल दरबार से जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं इस शैली में जो है वो देखने को आपको मिलता है कि जहां से ये पूर्व में जुड़े रहे हैं, मतलब मुगल शाही शैली। और क्योंकि इस समय अब धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभुत्व भी स्थापित होने लगा था, तो इस शैली में आपको देखने को मिलता है कि जहां पे आपको इस शैली में मुगल शाही शैली प्लस ब्रिटिश शैली का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो पटना कलम चित्रकला या पटना कलम कला की बात करें या पटना शैली की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलता है ब्रिटिश शैली प्लस मुगल शैली, इन दोनों का सम्मिश्रण आप इसको देखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको देखने को मिलता है कि इसको इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से भी जाना जाता था। क्यों इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से जाना जाता था? क्योंकि इसमें दो शैलियों का मिश्रण था, और वो दो शैलियां कौन कौन सी थी उसके बारे में अभी हमने बात किया है। आगे आपको देखने को मिलता है कि इस शैली के जो चित्र थे वो लघु चित्रों की श्रेणी में आते थे, और जिन्हें आप देखने को मिलता था कि अधिकांशतः कागज पर ही उकेरा जाता था। कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता था कि हाथी दांत पर भी इनको चित्रित किया गया है। तो सबसे पहली बात हमें समझ में आई कि पटना कलम चित्रकला की जब बात करते हैं या पटना कलम कला की जब आप बात करते हैं, ऐसे बोलें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा
पटना कलम कला की बात करें तो कहीं ना कहीं पटना कलम कला जो है वो मुगलों की देन आप कह सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो विकास हुआ वो जब धीरे धीरे ऐसे कलाकार जो मुगल दरबार में राजकीय राजकीय प्रश्रय जिनको मिल रहा था, और औरंगजेब के समय जब कला को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया तो वहां से कलाकारों का पलायन हुआ, और वही कलाकार जो मुगल दरबार से पलायन कर गए वो जिन क्षेत्रों में जाकर बसे वहां पे विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों का विकास उन्होंने किया, उस क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ, और उन्हीं में से एक आपकी पटना कलम भी है, उन्हीं में से एक पटना कलम भी है। ठीक है, क्योंकि पटना कलम एक तो मुगल दरबार से जुड़ी होने के कारण, मुगल दरबार से जुड़ी होने के कारण इसमें देखने को मिलता है मुगल शैली की प्रधानता, और दूसरा क्योंकि अब ब्रिटिश शासन था भारत में और उस दौरान इसका विकास हुआ तो कहीं ना कहीं उनका भी इसमें आपको देखने को मिलता है कि ब्रिटिश शैली की भी इसमें प्रधानता रखी गई है। तो दो शैलियों का मिला जुला रूप है, इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें आपको देखने को मिलता है कि जो ज्यादातर चित्र थे वो कागजों पे उकेरे जाते थे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता था कि इस शैली के जो चित्र होते थे वो हाथी दांत पर बनाए जाते थे। मुगल चित्रकारी की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि जैसे मुगल चित्रकारी जो होती थी, मुगलों के समय में जो चित्रकला थी वहां पे यदि आप देखते थे तो वहां पे आपको देखने को मिलता था कि दरबारी भव्यता उसमें दिखाई जाती थी। मुगलों के समय में जो चित्रकारी होती थी, ठीक है, उसमें दरबारी जो भी चित्रकारी होती थी उसमें दिखाया जाता था कि भव्यता, दरबारी भव्यता उसमें दिखाया जाता था। लेकिन उसके विपरीत जब आप पटना कलम की बात करते हो तो ये बहुत ही साधारण तरीके से आप कह सकते हो सामान्य जनजीवन का चित्रांकन इनके द्वारा किया जाता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये जो है ये मुगल काल में यदि हम बात करें मुगल चित्रकला से भिन्न कैसे है, तो आपको बताना होगा कि मुगल चित्रकला में क्योंकि दरबारी भव्यता को चित्रांकित किया जाता था, उसके उलट जब पटना कलम की बात करते हो इसमें सामान्य जनजीवन का चित्रण किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलता है कि छवियों को चित्रित करने के लिए जो छवि बनाई जाती है उनको चित्रित करने के लिए आपको देखने को मिलता है कि पेंसिल का खाका बनाकर रंग भरने के स्थान पर ब्रश से ही तस्वीरों को जो है वो निर्माण किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ब्रश से ही तस्वीरों का निर्माण किया जाता है। सामान्य तौर पे इसमें जो रंग प्रयोग किए जाते थे उसमें कुछ चिन्हित रंग ही थे, कुछ सिलेक्टेड रंग ही थे जिनका प्रयोग किया जाता था। इनमें यदि हम बात करें तो गहरे भूरे, गहरे लाल, इसके बाद हल्का पीला, गहरे नीले, इस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता था। तूलिकाओं के निर्माण में यदि हम बात करें तो वहां पे पशुओं के बाल का प्रयोग किया जाता था। मतलब पूरी तरह से एक प्रकार से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग और प्रकृति से आप कह सकते हो प्रकृति प्रदत्त चीजों का प्रयोग इसमें आपको देखने को मिलता है। और इस शैली के जो चित्रकार थे, अधिकांश जो चित्रकार थे वो पुरुष थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, और इसीलिए इसे पुरुष शैली भी कहा जाता है क्योंकि इससे जुड़े हुए जो ज्यादातर चित्रकार थे वो पुरुष वर्ग के ही थे, इसलिए इसको यह भी बोला जाता है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताओं की यदि हम बात करें, पटना कलम कला की विशेषताओं की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलता है सबसे पहले कि लघु चित्रों की श्रेणी में आता है, और इसमें अधिकतर जो चित्र थे वो कागज पर बनाए जाते थे, पूर्व में मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इसमें कुछ चित्र ऐसे भी थे जो आपको देखने को मिलते थे कि वो चित्र हाथी दांत या अन्य वस्तुओं पर भी बनाए जाते थे। और कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता था कि जो यहाँ पे चित्रांकन हुआ है उसमें सामान्य जनजीवन का, ज्यादातर क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन का ही चित्रण आपको देखने को मिलता है। इन चित्रों में श्रमिक वर्ग हो गया, दास्यकार वर्ग हो गया, मतलब जो समाज के लोग हैं, समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उन्हीं का चित्रांकन इनमें देखने को मिलता था। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलता था कि इन चित्रों में विशेष रूप से जिनका चित्रण किया जाता था पुरुषों का, उनमें ऊंची नाक, भारी भौहें और पतले चेहरे, इस प्रकार का एक विशेष आप कह सकते हो कि बनाया गया था, जिसमें वास्तविकता के काफी समय, मतलब जो चित्र होते थे उनमें ये प्रयास किया जाता था, जिसमें मनुष्यों को दिखाया जाता था उसमें ये प्रयास किया जाता था कि वो रियल लगे, वास्तविक लगे। इसलिए जैसे ही वास्तविक जनजीवन होता था, जैसे लोग होते थे उस समय के,
उसी के अनुरूप ही उस चित्रण को किया जाता था कि ज्यादा से ज्यादा वास्तविकता से हम इसको, इस कला को जोड़ सकें। तो इस प्रकार से बहुत सारी आप कह सकते हो विशेषताएं इसमें देखने को मिलती थी जो आपको पता होना चाहिए। और यदि हम बात करें कि आप जो मान लीजिए पटना कलम आपने पढ़ा है, ठीक है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपने पटना कलम पढ़ा और आपको लिखना पड़ जाए कि भाई पटना कलम की विशेषताएं किस आधार पे आप लिखोगे, तो आइए देख लेते हैं कि कैसे पटना कलम की विशेषताओं को आप लिखोगे। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि पटना कलम, पटना कलम की विशेषताएं, ठीक है, पटना कलम की विशेषताएं। और जब पटना कलम की विशेषताओं की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बात आएगी विषय वस्तु की, ठीक है, जिसके बारे में भी हमने जिक्र किया कि विषय वस्तु क्या होती थी इसकी। पहला तो आपको इसके बारे में देखना है, इसके बारे में हमें लिखना होता है। दूसरा जो फैक्ट यदि हम बात करें विषय वस्तु के बाद, फिर बात आती है अवस्थिति की, ठीक है, अवस्थिति की। अवस्थिति के बाद यदि हम तीसरे बिंदु पे बात करें तो तीसरे बिंदु पे आपको देखने को मिलता है चित्रकला निर्माण पद्धति, चित्रकला, चित्रकला निर्माण पद्धति, ठीक है। चौथा जो आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है प्रस्तुत रंग, प्रस्तुत रंग। और अगला देखने को आपको मिलता है, पांचवा देखने को मिलता है प्रमुख क्षेत्र एवं कलाकार, प्रमुख क्षेत्र व कलाकार, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। अब इन्हीं आधारों पर आपको करना है। जैसे विषय वस्तु के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पटना शैली में यदि हम बात करें, पटना कलम चित्र शैली में बात करें तो इसमें जो चित्र होते थे उसमें सामान्य जनजीवन को दिखाया जाता था, ठीक है, ये हमने समझ लिया, इसके बारे में हमने देखा। अब बात आती है सामान्य जनजीवन में किन चीजों के बारे में दिखाया जाता था। तो सामान्य जनजीवन में यदि हम बात करें तो जैसे आपको देखने को मिलता है दैनिक जीवन के दृश्यों में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो खेत जोतता हुआ किसान हो गया, लकड़ी काटता हुआ बढ़ई हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ खरीदारी करता हुआ व्यक्ति हो गया, दुकानदार हो गया। इस प्रकार के जो चित्र होते थे उनका चित्रांकन इसमें आपको देखने को मिलता था। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको बता दें कि इसमें बहुत ही मानव शरीर को, जैसे मैंने बोला कि बहुत ही कलात्मक रूप में दर्शाया जाता था जिससे वो वास्तविक लगे। उसकी विशेषताओं के बारे में भी हमने पूर्व में बात किया। तो ये दो चीजें हो गई। इसके बाद आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानव का ही चित्र किया जाता था। इस चित्रकला में आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे पशु पक्षियों का भी चित्रांकन किया जाता था। जिस प्रकार से मानव का चित्रांकन होता था उसी प्रकार से पशु पक्षियों का भी चित्रण यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी इसमें जो बात आती है पटना कलम चित्रकला की अवस्थिति के बारे में। पटना कलम चित्रकला की अवस्थिति के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम आपको देखने को मिलता था कि इस प्रकार के जो चित्र थे वो सर्वप्रथम कागज पर ही बनाए जाते थे, कागज पर ही उनको चित्रांकित किया जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन उसमें देखने को मिलता था कि क्योंकि उनमें विविधता लानी होती थी, कागज पे यदि हम बनाएंगे तो सामान्य सा चित्रण होगा, उनमें विविधता लाने के लिए, ठीक है, उनमें एक रूपता लाने के लिए जो है उसमें प्रयास करना होता था और अस्थायित्व लाने के लिए उन चित्रों में जैसे आप देखते हैं धातु हो गया, शीशा, चमड़ा, ब्रख, हाथी दांत, इन सब पर भी बनाया जाने लगा क्योंकि कागज पे वो बहुत सामान्य से लगते थे। इसलिए जो उस समय में जो प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं थी उन पर भी इनका चित्रांकन किया जाने लगा जिससे वो थोड़ा से और आप कह सकते हो लोगों को आकर्षित कर सके। ठीक है, आपको देखने को मिलता था कि कागज पे जो चित्रांकन होता था कागज को वो कलाकार स्वयं ही तैयार करते थे, यह भी आपको देखने को मिलता था। यहाँ पे नेपाली बांस से बने कागज का भी प्रयोग करना उचित समझा जाता था। इसके बाद बात आती है चित्रकला निर्माण पद्धति। चित्रकला निर्माण पद्धति की बात करते हैं तो आपको पता होगा विशेष रूप से इस समय की या पटना कला चित्रकला की यदि हम बात करें तो इसकी जो निर्माण पद्धति थी उसके बारे में यदि हम बात करें तो इसमें पेंसिल या चारकोल उस समय होता था, तो पेंसिल या चारकोल से रेखांकित कर इसको बनाया जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। जबकि आपको देखने को मिलता है
कलम जो आप पटना कलम देखते हो, पटना कलम में देखने को मिलता था कि कलाकारों का इतना अच्छा कंट्रोल होता था कि ये ब्रश से ही संपूर्ण चित्र को बनाते थे। ठीक है, सामान्य तौर पे जब हम बात करते हैं उस समय काल में, तो पेंसिल से बनाया जाता था, चारकोल से बनाया जाता था, मतलब पहले चित्र बनाया जाता था, फिर रंगों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन पटना कलम के जो चित्रकार थे उनकी शैली इतनी अच्छी थी, उनका कंट्रोल इतना अच्छा था, उनका नियंत्रण इतना अच्छा था कि इस कला में, इस चित्रकला शैली के जो चित्रकार थे वो ब्रश से रेखांकन एवं रंग भरने का कार्य साथ साथ करते थे। ब्रश से ही बॉर्डर बनाते थे और ब्रश से ही रेखांकित करते थे। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, पहले कोई चित्र बना लेते हैं, चित्र बनाने के बाद फिर उसमें रंग भरते हैं, लेकिन ऐसा देखने को उस समय नहीं मिलता था। तो ये भी आपको पता चल गया। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता था, तो प्रयुक्त रंगों में जैसे मैंने आपको बोला कि गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जैसे भूरे रंगों का प्रयोग किया जाता था, हल्के पीले रंगों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, लाल रंगों का प्रयोग किया जाता था, तो इस प्रकार से नीले रंग का प्रयोग किया जाता था। लेकिन ये जो रंग बनाए जाते थे ना, ये प्राकृतिक रंग होते थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो रंगों की बात, फिर बात आती है अगला, चित्रकला के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे। तो आपको बता दें कि चित्रकला के जो प्रमुख क्षेत्र थे वही क्षेत्र थे जहां पर लोग पलायन करके आके बस गए थे। मतलब ऐसे लोग जो मुगल काल में औरंगजेब के शासन काल के दौरान, ऐसे चित्रकार जो औरंगजेब के शासन काल के दौरान विभिन्न स्थानों पर पलायन कर गए थे, जो विभिन्न स्थानों पर पलायन कर गए थे, उन सभी क्षेत्रों में इसका विकास देखने को मिलता है। बिहार के विशेष संदर्भ में जब हम बात करते हैं पटना कलम की, तो आपको देखने को मिलता है कि चाहे वो मुगलपुरा हो, लोधी कटरा हो, दीवान मोहल्ला हो, इस तरह से कई सारे क्षेत्र थे जहां पे इसका प्रसार आपको देखने को मिलता है। एक फैक्ट और आपको पता होना चाहिए, इस क्षेत्र से जुड़े हुए चित्रकार कौन कौन से थे। तो इस क्षेत्र से जुड़े हुए चित्रकारों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ सिलेक्टेड लोग आते हैं, जैसे आपको देखने को मिलता है हुलास लाल, महादेव, शिवदयाल लाल, यमुना प्रसाद। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जिन्होंने इस शैली को बहुत आगे बढ़ाया, इस शैली को उस स्तर तक पहुंचाया जहां पर इसकी चर्चा जो है देश विदेशों में उस समय भी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं पटना कलम चित्रकला जो है वो बहुत बेहतर आप कह सकते हैं प्रस्तुति रही है चित्रकारों की, जो हमारे उस समय के ब्रिटिश शासन के दौरान जो हमारा उच्च वर्ग था उनके द्वारा, और ब्रिटिश शासन के जो अधिकारी थे उनके द्वारा इसकी आप कह सकते हो इनकी जो पेंटिंग होती थी, इनकी जो चित्रकारी होती थी, उसको खरीदी जाती थी। तो कहीं ना कहीं कि जब राजकीय प्रश्रय ना मिला, एक अच्छा भी हुआ कि यदि राजकीय प्रश्रय मिलना बंद नहीं हुआ होता तो शायद ही एक जो कला थी एक क्षेत्र विशेष में ही सीमित रह जाती। लेकिन राजकीय प्रश्रय औरंगजेब के समय में जब इसको नहीं मिला तो इसका विस्तार विभिन्न क्षेत्रों पर हुआ। बिहार के कई सारे क्षेत्रों में इसका प्रसार देखने को मिलता है, और आप कह सकते हो बहुत सारे लोग इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े भी हुए थे। मुगल शैली से भिन्नता कैसी होती है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शैली की मुगल शैली से भिन्नता कैसी है, तो मुगल शैली से यदि हम बात करें भिन्नता कैसी है, तो जैसे मैंने बोला कि मुगल शैली में प्रमुखता देखा जाता था कि जो विषय वस्तु होते थे ना, वो दरबार के ही विषय वस्तु होते थे, दरबार के बाहर के विषय वस्तु का चित्रांकन नहीं होता था। लेकिन इस शैली में आम जनजीवन का चित्रांकन होता है, इसमें दरबार की कल आप कह सकते हो दरबारी शैली का चित्रांकन नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये भिन्न है। इस बारे में कई बार आपके यहाँ प्रश्न भी पूछे गए हैं। जैसे प्रश्नों की मैं बात कर लेता हूँ, क्या पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है एक प्रश्न 2056वीं में 59वीं में पूछा गया है। यहाँ पे बोला गया है पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद पुनः पूछा गया है आपके 48वीं में, 66वीं में, 63वीं में पूछा गया है पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। मतलब कहीं ना कहीं इसकी जो विशेषता है वो पूछा जा रहा है, और वही हर बार पूछा जा रहा है। तो कम से कम जब आप पटना कलम को पढ़ते हो तो इसकी विशेषताओं को आपको रट जाना है पॉइंट टू पॉइंट। और भूमिका के लिए जो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से प्राचीन काल से ही यदि हम बात करें, पटना कलम चित्रकारी जो है वो पूर्व से ही, या पटना का संबंध आप कह लीजिए, पटना
बिहार का संबंध ऐसे बोल सकते हो कि बिहार राज्य में प्राचीन काल से ही कलाओं के लिए आप कह सकते हो एक सकारात्मक वातावरण रहा है। पटना कला चित्रकला जो है वो आंचलिकता से प्रभावित रही है। 18वीं सदी की एक महत्वपूर्ण घटना है जब मुगल सत्ता के पतन के दौरान औरंगजेब का शासन हुआ, जिसने राजकीय कलाओं को, राजकीय कलाकारों को प्रश्रय देना बंद कर दिया। तो उसके बाद से जो कलाकार थे वो विभिन्न क्षेत्रों में फैलने लगे, और उसके बाद फिर आगे की घटनाओं को आप जारी रख सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, तो आइए इसको नोट कर लेते हैं, और नोट करने के बाद फिर इसके जो 2 प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के बारे में भी हम बात कर लेंगे। और मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन से आपको अवश्य जुड़ना है, जो हमारे प्रोग्राम चल रहा है उससे अवश्य जुड़ना है। ठीक है, तो जिनको नोट करना है नोट कर सकते हैं, जो नहीं नोट करना चाहते हैं आपके पास ऑप्शन है, आप मत नोट करिए। ठीक है, तो आपको हेडिंग डालना है पटना कलम कला। हेडिंग डालना है पटना कलम कला। पटना कलम कला हेडिंग डालिएगा और उसमें लिखना प्रारंभ करना है। आगे लिखिएगा, अब इसमें शुरुआत करिएगा। भारतीय चित्रकला के विकास में, भारतीय चित्रकला के विकास में भारतीय चित्रकला के विकास में पटना कलम चित्रकला शैली का अविस्मरणीय योगदान रहा है। भारतीय चित्रकला के विकास में पटना कलम चित्रकला शैली का अविस्मरणीय योगदान रहा है। पटना कलम चित्रकला की पटना कलम चित्रकला की एक विशिष्ट शैली है। इस कला शैली का विकास 18वीं शताब्दी के मध्य 18वीं शताब्दी के मध्य प्रारंभ होता है, जब जब औरंगजेब ने जब औरंगजेब ने जब औरंगजेब ने राजकीय जब औरंगजेब ने कला को राजकीय संरक्षण जब औरंगजेब ने कला को राजकीय संरक्षण देना बंद कर दिया जब औरंगजेब ने कला को राजकीय संरक्षण देना बंद कर दिया, तो उसके बाद से तो उसके बाद से तो उसके बाद से कलाकार, विशेष रूप से चित्रकारों का दल, दिल्ली छोड़कर आसपास के क्षेत्रों में आसपास के क्षेत्रों में आसपास के क्षेत्रों में जीविका की खोज में जाकर बस गए जीविका की खोज में जाकर बस गया। इसी दल से चित्रकारों के एक समूह ने इसी दल से चित्रकारों के एक समूह ने मुर्शिदाबाद में जाकर शरण ली मुर्शिदाबाद में जाकर शरण ली। किंतु किंतु दुर्भाग्यवश पलासी की लड़ाई के पश्चात
मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा कला पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फलतः कलाकारों का दल मुर्शिदाबाद से विस्थापित होकर पटना व उसके आसपास के क्षेत्रों में आकर बस गए। इन चित्रकारों में से अधिकतर लोदी कट्टा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, दानापुर, व आसपास के क्षेत्रों में बस गए। आगे लिखेगा, पटना कलम शैली बिना किसी राजकीय प्रश्रय के फली फूली। पटना कलम शैली बिना किसी राजकीय प्रश्रय के फली फूली। इस कला के संरक्षक व खरीदार तत्कालीन नवधनाढ्य थे। अब आगे लिखिएगा, पटना कलम शैली की विशेषता। पटना कलम शैली की विशेषता, इसमें शुरुआत करें। पटना कलम शैली पर एक और मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव है, तो दूसरी ओर तत्कालीन ब्रिटिश शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है। हालांकि पटना कलम शैली को इसकी अपनी स्थानीय विशेषताएं विशिष्ट बनाती हैं। इस शैली के स्थानीय विशेषताएं चित्रों के रेखांकन, रंग भरने की विधि, रंगों के चुनाव तथा विषय वस्तु के चयन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पटना चित्रकला शैली की विशेषताओं को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला विषय वस्तु, जैसे यहाँ पे पीछे मैंने लिखा है ना, ये क्रम से ऐसे लिख लीजिएगा। सबसे पहले विषय वस्तु, दूसरा अवस्थिति, तीसरा चित्रकला निर्माण पद्धति, चौथा प्रस्तुत रंग, पांचवा प्रमुख क्षेत्र एवं कलाकार। पहली हेडिंग डालिएगा विषय वस्तु, उसके अंतर्गत लिखना है। इसमें लिखिए, पटना कलम
चित्र शैली में बने, पटना कलम चित्र शैली में बने तत्कालीन चित्र शैली में बने चित्रों में, पटना कलम चित्र शैली में बने चित्रों में तत्कालीन सामान्य जनजीवन का चित्रांकन, तत्कालीन सामान्य जनजीवन का चित्रांकन किया गया है, जो जो इस शैली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो इस शैली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। विषय वस्तु के रूप में जीवन की आम घटनाएं जैसे दैनिक जीवन के दृश्यों, जैसे दैनिक जीवन के दृश्यों, मानव का चित्रण, पशु पक्षी का चित्रण, इन सभी को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे लिखिएगा। आगे लिखिएगा इसमें दैनिक जीवन के दृश्यों में, नई लाइन से, दैनिक जीवन के दृश्यों में निम्नलिखित चित्रों को शामिल किया जाता है। एक एक करके लिख लीजिएगा, कामा लगा के। खेत जोतता किसान, लकड़ी काटता बढ़ई, मछली बेचती महिला, लोहा पिटता लोहार तथा साधु सन्यासी आदि। नई पंक्ति से लिखिएगा। पटना कलम चित्र शैली में मानव शरीर का बहुत ही कलात्मक रूप से चित्रण किया गया है। विशेषकर शरीर के विभिन्न भागों पर जोर दिया गया है। विशेषकर शरीर के विभिन्न भागों पर जोर दिया गया है, जैसे गहरी आंखें, ऊंची नाक, पतले चेहरे आदि। अगली पंक्ति से लिखिएगा। पटना कलम चित्रकारी में पशु पक्षियों का भी चित्रण किया गया है। पटना कलम चित्रकारी में पशु पक्षियों का भी चित्रण किया गया है। इसके अंतर्गत कौवा, कोयल, कबूतर, बत्तख, बंदर, लोमड़ी आदि का चित्रांकन देखने को मिलता है। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग डालिएगा। दूसरी हेडिंग क्या थी? अवस्थिति। तो लिखिएगा पटना कलम चित्रकला की अवस्थिति। पटना कलम चित्रकला की अवस्थिति। इसमें लिखिएगा पटना कलम चित्रकारी में चित्रों को अंकित करने की, पटना कलम चित्रकारी में चित्रों को अंकित करने की आधार भूमि सर्वप्रथम कागज पर ही बनाई गई थी, या सर्वप्रथम कागज पर ही बनाई जाती थी। आधार भूमि सर्वप्रथम कागज पर ही बनाई जाती थी, परंतु विविधता एवं अस्थायित्व लाने के लिए, परंतु विविधता एवं अस्थायित्व लाने के लिए बाद में चित्रों को धातु, सीसा, चमड़ा, अभ्रक, हाथी दांत आदि पर भी बनाया जाने लगा। इस विशेष प्रकार के चित्रों को बनाने के लिए
इस विशेष प्रकार के चित्रों को बनाने के लिए उपयुक्त सामग्रियां सामान्यतः बनारस से मंगाई जाती थी। सामान्यतः बनारस से मंगाई जाती थी। आगे लिखिएगा, कागज हाथ निर्मित होते थे। कागज हाथ निर्मित होते थे जिसे कलाकार रद्दी कागजों की लुगदी से स्वयं तैयार करते थे। जिसे कलाकार रद्दी कागजों की लुगदी से स्वयं तैयार करते थे। चित्रकारी के लिए बांस से निर्मित नेपाली कागज का भी प्रयोग किया जाता था। चित्रकारी के लिए बांस से निर्मित नेपाली कागज का भी प्रयोग किया जाता था। हालांकि बाद में कागज यूरोप से आने प्रारंभ हो गए। अब अगली लाइन, अगला पॉइंट लिखिएगा, पटना कलम चित्रकला की निर्माण पद्धति। हेडिंग आपने डाला था पूर्व में ना, पॉइंट आउट किया था, तो अब डालना है पटना कलम चित्रकला की निर्माण पद्धति। इसमें लिखना है, पटना कलम चित्रकला शैली की चित्र निर्माण पद्धति भी पटना कलम चित्रकला शैली की चित्र निर्माण पद्धति भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। सामान्यतः विभिन्न चित्रकला शैलियों में चित्र निर्माण की प्रक्रिया में सामान्यतः विभिन्न चित्रकला शैलियों में चित्र निर्माण की प्रक्रिया में पेंसिल या चारकोल से रेखांकित कर उसमें रंग भरे जाते थे। लेकिन पटना कलम चित्रकला शैली में कलाकारों को अपने हाथ पर लेकिन पटना कलम चित्रकला शैली में कलाकारों को अपने हाथ पर इतना नियंत्रण होता था कि वे ब्रश से रेखांकन एवं रंग भरने का कार्य साथ साथ करते थे। इसी पद्धति को कजली स्याही पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसी पद्धति को कजली स्याही पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसी पद्धति को कजली स्याही पद्धति के नाम से जाना जाता है। आगे लिखिएगा, अब रंगों की बात होगी तो लिखिएगा, पटना कलम शैली में प्रयुक्त रंग। रंगों में प्रमुख रूप से किस किस से बनाए जाते थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लिखिएगा, पटना कलम चित्रकला शैली में मुख्यतः गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। इसके रंग प्राकृतिक होते थे। इसके रंग प्राकृतिक होते थे जो चित्रकारों द्वारा आवश्यकता अनुसार स्वयं बनाए जाते थे। चित्रकार
लाल रंग को लाह से, सफेद रंग विशेष प्रकार की मिट्टी से, काला रंग कालिख से, व जलाए गए हाथी दांत से, नीला रंग नील से, गेरुआ व पीला रंग एक विशेष प्रकार की स्थानीय मिट्टी से तैयार करते थे। एक विशेष प्रकार की स्थानीय मिट्टी से तैयार करते थे। नीला और पीला रंग को मिश्रित कर हरा रंग तैयार किया जाता था। इन सब के अंतर्गत स्थानीय वनस्पतियों का भी प्रयोग रंग बनाने के लिए किया जाता था। अब लिखिएगा, पटना कलम चित्रकला के प्रमुख क्षेत्र। इसमें लिखिए, पटना कलम चित्र शैली का विकास। पटना कलम चित्र शैली का विकास मुर्शिदाबाद से पलायित कलाकारों के एक दल द्वारा कलाकारों के एक दल द्वारा किया गया था। ये कलाकार दीवान मोहल्ला, मच्छर हट्टा, मुगलपुरा, लोदी कटरा आदि राजधानी के क्षेत्रों में बसे हुए थे। इन्हीं में से कुछ कलाकार आरा और दानापुर तक चले गए थे। इन्हीं में से कुछ कलाकार आरा और दानापुर तक चले गए थे। इन्हीं कलाकारों ने पटना कलम चित्रकला को विकसित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। अगला पॉइंट लिखिएगा इसी में, पटना कलम शैली के प्रमुख चित्रकार। अंतिम पॉइंट है, पटना कलम शैली के प्रमुख चित्रकार। इसमें नोट करेगा, पटना कलम चित्रकला शैली के प्रारंभिक चित्रकारों में पटना कलम चित्रकला शैली के प्रारंभिक चित्रकारों में सेवक राम का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। प्रमुखता से लिया जाता है। प्रमुखता से लिया जाता है। सेवक राम का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। 19वीं शताब्दी में हुलास लाल, महादेव लाल, शिवदत्त लाल तथा यमुना प्रसाद ने इस शैली के विकास में प्रमुख योगदान दिया तथा यमुना प्रसाद ने इस शैली के विकास में प्रमुख योगदान दिया। वहीं 20वीं शताब्दी में राधा मोहन बाबू तथा ईश्वरी प्रसाद ने भी पटना कलम चित्र शैली के
विकास में अविस्मरणीय योगदान दिया। क्योंकि इस शैली में पुरुष कलाकारों की प्रधानता है, इसीलिए कहीं कहीं पर इस शैली को पुरुषों की चित्र शैली नाम से भी जाना जाता है। पुरुषों की चित्र शैली नाम से भी जाना जाता है। अगली हेडिंग डालिएगा, मुगल शैली से भिन्नता। इसमें लिखिएगा, पटना कलम चित्र शैली, पटना कलम चित्र शैली मुगल शैली से प्रभावित होते हुए भी, मुगल शैली से प्रभावित होते हुए भी कई मामलों में यह मुगल शैली से भिन्न अथवा पृथक है। मुगल शैली के चित्रांकन की विषय वस्तु समाज के कुलीन वर्गों से संबंधित था, जिसमें दरबारी कला का चित्रण किया जाता था, जिसमें दरबारी भव्यता का चित्रण किया जाता था, जिसमें दरबारी भव्यता का चित्रण किया जाता था। इसके विपरीत पटना कलम चित्रकला का संबंध तत्कालीन समाज के जनजीवन, तत्कालीन समाज के जनजीवन से जुड़ा है। ठीक है, ये तो हो गई पटना कलम शैली की विशेषता जो आपसे पूछी जाती है बार बार, और आपने देखा कि किस प्रकार से पटना कलम शैली का विकास बिहार में हुआ, किस प्रकार से औरंगजेब के शासन के दौरान जो कलाकार थे जिनको पूर्व में राजकीय प्रश्रय मिला हुआ था, जब वो समाप्त हुआ तो आजीविका के लिए वो दिल्ली से निकलकर विभिन्न क्षेत्रों की तरफ बढ़ चले, और उन्हीं में से सबसे प्रमुख एक दल मुर्शिदाबाद आकर बसा। लेकिन मुर्शिदाबाद में बसने के तुरंत बाद पलासी की लड़ाई होती है, और पलासी की लड़ाई के समय आपको देखने को मिलता है कि मीरन द्वारा जो है वो कला पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मीर जाफर का पुत्र मीरन था जिसके द्वारा कला पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब क्योंकि पहले से ही पीड़ित थे औरंगजेब द्वारा, दोबारा पुनः इनको परेशानी का सामना करना पड़ा, तो ये मुर्शिदाबाद से निकलकर आसपास के जो क्षेत्र थे उसमें ये जाके बस गए, उसमें जाके फैल गए। तो जब आसपास के क्षेत्रों में जाके बसे, फिर वहां पर इन्होंने जिस शैली का विकास किया उसको हमने पटना कलम शैली के रूप में अभी हम पढ़े। इनकी विशेषताएं क्या थी वो सारी चीजें हमने देख लिया। ठीक है, तो ज्यादातर अभी तक जो भी प्रश्न आए हैं पटना कलम शैली से या पटना कलम चित्रकला से, वो इनकी विशेषताओं से संबंधित आए हैं, तो इनकी विशेषताओं को आपको प्रमुखता से याद रखने की जरूरत है। ठीक है, एक चीज और, जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है ना विशेषताओं के बारे में, तो कुछ चीजें मैं और बता देता हूं, इसको ऑप्शनल के तौर पे रखिएगा। पहले जो आपको बताया है, जिस तरह से मैंने अभी आपको नोट डाउन कराया कि पहले आप विशेषताओं को इस तरह से क्रमवार लिखोगे कि पहले विषय वस्तु आती है, फिर अवस्थिति आती है, फिर चित्रकला निर्माण की बात आती है, प्रस्तुत रंगों की बात आती है, संबंधित कलाकारों की बात आती है। ठीक है, इन सबको कर लिए। अब इसके अतिरिक्त भी यदि आपको कुछ लिखना है तो इसमें कुछ चीजें आप कर सकते हो। जैसे रंगों का प्रयोग हमने बताया, तो रंगों का प्रयोग डिटेल में आप बता सकते हो। इसके अतिरिक्त जैसे कुछ नामों का जिक्र किया गया, वो नाम आपको याद रखने हैं। इसके साथ साथ कुछ चीजें और भी हैं जो आपके लिए यहाँ पे आप जोड़ सकते हो। जैसे कुछ जैसे मानव का चित्रांकन यहाँ पे कैसे किया गया, तो मानव की प्रस्तुति यहाँ पे कैसे दी गई वो कर सकते हो। इसमें आपको मैंने नोट नहीं कराया कि चित्रों में जो मानव का चित्रांकन जहाँ पे होता था वहां पे ऊंची नाक, भारी भौहें, पतले चेहरे और गहरी आंखें और घनी मूछें दिखाई जाती थी, जिससे कि वास्तविकता लगे, जिससे कि चित्रों में वास्तविकता नजर आए। तो वो चीजें भी आप रख सकते हैं, लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, जितनी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आपको बताई।
इसको यदि क्रमवार तरीके से आप प्रस्तुत कर दोगे तो आपका एक उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्रयास होना चाहिए कि कम से कम आधे पेज में जो स्टार्टिंग का इनका सफर है कि किस प्रकार से मुगल काल में इनकी स्थिति थी और मुगल काल के पतन के दौरान, औरंगजेब के शासन के दौरान जब नए बदलाव लागू हुए, जब राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हुआ तो फिर क्या स्थिति हुई और क्यों पलायन किया। पलायन करके जब इनमें से एक वर्ग मुर्शिदाबाद गया और 1757 की जो आप कह सकते हो 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, उसके बाद से क्या प्रभाव पड़ा है इन पे, किस प्रकार से इनको पुनः मुर्शिदाबाद से बाहर होना पड़ा, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है, वो सारी चीजें आपको बतानी है क्रमवार तरीके से। अब मधुबनी चित्रकला इसमें और आती है। मधुबनी चित्रकला मैं आपको और इसी में नोट करा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मधुबनी चित्रकला से भी कुछ पूछा जाए तो उसको कर लीजिएगा, उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं तो मधुबनी के लिए अलग से हम कर देंगे मधुबनी। इसके बाद मंजूषा चित्रकला भी पूछी जाती है आपसे, जादव पटिया चित्रकला, लेकिन यहाँ से प्रश्न बने नहीं है। सिलेबस में तो है, सिलेबस में कला और संस्कृति के अंतर्गत ये सारी चीजें दी तो हुई हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न बने नहीं है। तो ये हमारी द्वितीय प्राथमिकता में होने चाहिए। प्रथम प्राथमिकता में हमें 3 प्रमुख कलाओं को रखना है, मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम चित्रकला। इन तीनों को जो है ना प्रथम प्राथमिकता में रखना है। उसके बाद यदि हमारे पास समय बचता है तो हम अन्य कलाएं जो है, मंजूषा हो गया, मिथिला हो गया, मधुबनी हो गया, इनको भी हम देख सकते हैं, इनको भी हम कवर कर सकते हैं। तो अभी के लिए प्रारंभिक चरण में आपको ये 3 कलाएं दी जा रही हैं। इसके बाद जब कोर्स की समाप्ति होगी तो उसके बाद जो आपकी अन्य कलाएं बची हुई जैसे थंका पेंटिंग हो गया, ठीक है, तो इस तरह की जो भी अन्य बची हुई हैं, कुछ फैक्चुअल है उसमें, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। अब बेहतर एक उत्तर विगत वर्षों के प्रश्नों के आधार पे पुनः एक बेहतर उत्तर लिखकर अब आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। बाकी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका जो आप कह सकते हैं कि विकल्प जो आपको दिया गया है जिस माध्यम से आप बात कर सकते हैं संबंधित टीचर से, तो आप बात करके अपनी चिंताओं को हम तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।